अर्जुमन की भूख हड़ताल को आज तीसरा दिन था। वो कमरे में बंद मासूम आंखों से आंसुओं के झरने रवां किए अपनी मोहब्बत का सोग बना रही थी। हाय ये लड़कपन की मोहब्बत, जज्बातियत का एक समंदर हो गया। बाप और भाई तो उस पर टूट पड़ने को तैयार थे, अलबत्ता माँ दरवाजे तक जाती, प्यार से आवाजें देती, कुछ खा लेने की इल्तजाएं करती और फिर मायूस लौट आती। आज बहुत माह बाद साद अपने मामू के घर आया था। फौज पे जाने से पहले तो आए रोज ही यहाँ आना जाना लगा रहता, लेकिन वर्दी जेब तन करते ही वो मंजर से ओझल हो गया और आज वो वर्दी समेत अपने मामू के घर आया। उसकी यूनिट कश्मीर जा रही थी तो वो चला आया सबसे मिलने, लेकिन घर के माहौल पर ऐसी खामोशी और वहशत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मामू, ममानी, हाशिर और जवाद सभी खामोश और उलझे हुए थे और अर्जुमन तो मंजर से ही गायब। मामू, वो शैतानों की फुफ्फो कहाँ है? साद ने चारों इतराफ देखते हुए पूछा। कौन? अर्जुमन। अब्बास साहब के लहजे से गुस्सा टपका। जी, और किसका पूछूंगा मैं? और आप इतनी सख्ती से उसका नाम क्यों ले रही हैं? वो तो हमेशा से ही आपकी लाडली रही है। बस बेटा, लाड प्यार ही खराब करता है बच्चों को, अब्बास साहब अफसुर्दगी से बोले। ऐसा भी क्या हो गया मामू? वो तो बहुत सुलझी हुई लड़की है, साद ने ताज्जुब से पूछा। कुछ नहीं बेटा, छोड़ो। मामू ने बात बदलना चाही तो ममानी बोल पड़ी। बता दीजिए ना, आखिर ये भी तो उसका बड़ा भाई है, शायद कोई बेहतर हल तजवीज कर दे। अब्बास साहब के माथे पर शिकन आई। हल? क्या हल हो सकता है ऐसी मुंह जोर और आवारा औलाद का, जो अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोन कर कहे हम तो फलां जगह ही शादी करेंगे क्योंकि हम कॉलेज पढ़ने नहीं इश्क लड़ाने जाते हैं। अब्बास साहब हमेशा से ही जज्बाती इंसान थे, साथ जानता था, इसलिए वो खामोश रहा और अब्बास साहब बोलते चले गए। गोया एक तूफान था जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को तैयार हो। साथ खामोशी से सुनता रहा। अब्बास साहब को सांस फूलने पर पानी पेश किया गया। हम गैरतमंद लोग हैं बेटा, ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब्बास साहब ने पानी का गिलास खाली करते हुए कहा। मामू, ये गैरत क्या होती है? साथ ने नरमी से पूछा। अब्बास साहब सिकपिटा गए। ये सवाल बहुत ही गैर मुतवक्के था। चंद लम्हों के तासुब के बाद बोले। बेटा, तुम नहीं जानते गैरत क्या होती है, इज्जत क्या होती है? नहीं, मैं नहीं जानता, इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप समझा दीजिए कि गैरत क्या है और अर्जुमन ने ऐसा क्या किया कि आपकी इज्जत नफ्स पामाल हो गई। अर्जुमन अपनी सिसकियों पर काबू पाते हुए दरवाजे से कान लगाए सब सुन रही थी। इतने दिनों तक एकतरफा मुजरिमा बने रहने के बाद आज उसका मुकदमा लड़ा जा रहा था। अब्बास साहब करख लहजे में बोले। गैरत इज्जतदार लोगों का शिवा है साहब मियां, और इज्जतदार लोगों की चंद रिवायात होती हैं जिन पर अमल करके वो इज्जत कमाते हैं। अर्जुमन ने जो किया वो हमारी रिवायात, इज्जत और मजहब के खिलाफ है और वो अपनी इज्जत, अपना मान मेरी आंखों में खो चुकी है। ऐसा क्या किया उसने मामू? घर से भाग गई? कहीं गली चौराहे पर किसी ने उसे किसी लड़के के साथ देख लिया, या कुछ और ऐसा हुआ जिससे आपकी इज्जत और गैरत तार तार हो गई? जहां तक मैं समझा हूं, उसने अपनी पसंद का इजहार किया। वो एक लड़के से शादी करना चाहती है जो उसके साथ पढ़ता है। ये कोई जुर्म तो नहीं? जुर्म नहीं है ये। अब्बास साहब खड़े हुए। कॉलेज जाकर लड़के पसंद करना नेकी का काम है। ये तालीमात है हमारे मजहब की और माशरे की। आज तुम्हें हो क्या गया है साद मियां? होश में तो हो? साद मुस्कुराया। मामू, पुरसकून हो जाएं प्लीज और मेरी बात सुने। मुझे बताएं, हम मजहब को अपने दिफा में ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, या हमें मजहब सिर्फ अपने नजरियात और फैसलों की तस्दीक के वक्त ही क्यों याद आता है? क्या हमारा मजहब मखलूत तालीम की इजाजत देता है? नहीं ना। तो जिस रोज आप अर्जुमन का दाखिला ऐसे कॉलेज में करवा रहे थे, तब आपको इस्लाम क्यों याद नहीं आया? और अगर वहां किसी लड़के से मिली, दोस्ती हुई और ये एक दूसरे को पसंद करने लगे, अगर ये गैर इस्लामी फेल है, तो फिर बताइए, जो एक दूसरे के घरों में हम कजन्स की फौज इकट्ठी कर लेते हैं और वहां दो कजन्स एक दूसरे को पसंद करने लगे तो उनकी शादी बगैर किसी एतराज के धूमधाम से कर देते हैं, वहां हमें इस्लाम क्यों नहीं याद आता? कजन्स भी तो नामहरम है ना। हम बहू को ब्याह कर एक ऐसे घर में ले आते हैं जहां पहले ही जवान और गैर शादीशुदा देवर मौजूद होते हैं, और बहू को उनकी खिदमत पर मामूर करते वक्त हम इस्लाम को क्यों फरामोश कर देते हैं? बच्चों को केबल, मोबाइल और लैपटॉप की दस्तरस में परवान चढ़ाने के बाद ही हमारे दिल में इस्लाम का ख्याल क्यों आता है? गहरी खामोशी। साद बोलता जा रहा था। अर्जुमन समझदार है,
وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے آپ کی عزت اور وقار پر حرف آئے۔ اس نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، آپ لوگ کم از کم ایک بار اس لڑکے سے اور ان کے گھر والوں سے مل لیں، پھر فیصلہ کیجیے گا۔ اگر وہ لوگ ارجمند کے لیے ٹھیک نہ ہوئے تو پیار سے ارجمند کو سمجھائیے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی بات سنے گی، اور اگر وہ لوگ اچھے ہوئے تو اس کی شادی کر دیجیے گا۔ یہی ہمارا دین ہے ماموں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اسے آپ کی نفرت کمزور کر دے گی۔ یا پھر وعدہ کیجیے کہ حاشر اور جواد نے بھی کبھی اپنی پسند کا اظہار کیا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے جو ارجمند کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کمرے سے آنے والی سسکیوں کی آواز نمایاں ہو چکی تھی۔ عباس صاحب خاموش تھے، جبکہ رفعت بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ مامانی آئے میرے ساتھ۔ سعد اٹھا، وہ ارجمند کے دروازے تک گئے۔ دروازے پر دستک دے کر سعد بولا، کشمیر جا رہا ہوں لڑکی، نہیں معلوم زندگی تمہاری شادی میں شرکت کی مہلت دے گی یا نہیں، ابھی مبارک لے لو اور ایک کپ چائے پلا دو۔ دروازہ کھلا، ارجمند اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی اور آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر پرتشکر نظروں سے سعد کو دیکھنے لگی۔ پیچھے عباس صاحب جواد اور حاشر کے ساتھ کھانے کی ٹرے لیے کھڑے تھے۔